नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आजकल मैं आपको किस्सा कहानियों के फोरम पर प्रेमचंद जी के महान उपन्यास गोदान को पढ़कर आपको सुना रही हूँ। अब तक मैंने यानी पिछले रविवार तक 18 अध्याय आपको पढ़ के सुना दिए हैं। 19वें अध्याय की आज बारी है और इससे पहले कि हम 19वां अध्याय शुरू करें, 18वें अध्याय में क्या कुछ हुआ था और क्या खास हुआ था वो आपको थोड़ा सा मैं जिसको कहते हैं कि उसको फेर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे की तारतम्यता बनी रहे और आपको बिंदु कनेक्ट करने में आसानी हो। 18वें अध्याय में आपने देखा था कि प्रेमचंद जी ने अपनी लेखनी नुमा कैमरा जो है वो दूसरी टोली की तरफ मोड़ दिया था। यानी 17वें अध्याय तक मिस मालती और मिस्टर मेहता पे केंद्रित थी सारी बातें। एक वो लड़की भी आई थी जिसने आतिथ्य सत्कार किया था जब वो जंगल में फंस गए थे। अब 18वें अध्याय में आपने पिछली बार सुना कि प्रेमचंद जी ने सारा ध्यान जो है वो दूसरी टोली यानी मिस्टर खन्ना और राय साहब इन दोनों के वार्तालाप पर केंद्रित कर दिया। राय साहब जमींदार हैं, उनके यहाँ यही धनुष यज्ञ हो रहा था, वहां सारे आमंत्रित थे। खन्ना जी जो है वो शुगर मिल के मालिक हैं और निखालिस बिजनेसमैन हैं। तो जो वार्तालाप है वो क्या हुआ था थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बहुत रोचक था। जैसे कि मैं आपसे लगातार कह रही हूँ कि वो चूंकि प्रेमचंद जी ने दो वर्गों को यानी अभी तक 13-14 अध्याय तक उन्होंने केवल और केवल ग्रामीण परिवेश होरी और धनिया के माध्यम से दिखाया था। फिर उसके बाद से राय साहब के समारोह पे जब तक लिखा है प्रेमचंद जी ने तो ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने बात की है जो सो कॉल्ड बहुत ही इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोगों का मजमा है सारा। तो 18वें अध्याय में मेहता जी और मिस्टर खन्ना और राय साहब की बातें हैं। तो शुरुआत तो वहां से होती है कि बात करते करते जो है वो मिस मालती बीच में आ जाती हैं। मुझे पढ़ के आश्चर्य हो रहा था कि प्रेमचंद जी ने बहुत ही महीन मनोवैज्ञानिक तरीके से ये बताने की कोशिश की है लिख करके कि एक महिला जो पढ़ी लिखी है और इंडिपेंडेंट है, मेडिसिन करके आई है मिस मालती वहां से, और वो जब सामने होती हैं माने सारे लोग खन्ना हो, खुर्शीद हो, राय साहब हो, मेहता हो, जब वो सामने होते हैं तो मिस मालती से कैसे बातें करते हैं। जब वो नहीं है तब वो राय साहब और खन्ना उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं जिससे उनके व्यक्तित्व का पूरा आकलन कर सकता है पाठक। वो इसमें जो है बड़ा रोचक तरीके से प्रेमचंद जी ने लिखा है। राय साहब कहते हैं कि तुम जो है मतलब एक तरीके से उन्हें छेड़ते हैं कि तुम्हारे हाथ नहीं आएंगी मिस मालती। तो मिस्टर खन्ना कहते हैं कि मुझे शौक भी नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं तो चूंकि उनके मिजाज को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा हूं, तो मैं बस वो समझना चाहता हूं और तब तक ही मतलब आप समझते हैं एकदम मेल ईगो की वो नहीं हाथ आ रही हैं, तो मैं बस वो करने की कोशिश कर रहा हूं। तो राय साहब बड़ी रोचक पंक्ति कहते हैं कि इसका बड़ा सिंपल सूत्र है, अगर तुम उनके ज्यादा करीब जाओगे तो वो भागेंगी और तुम उनसे दूर भागोगे तो वो आपके पीछे आएंगी। तो मतलब एक तरीके से when men are talking about the psychology of women, especially independent women, तो ये एक वानगी है। अच्छा, वो कहते हैं कि तब खन्ना भी उन्हें छेड़ते हैं राय साहब को कि आप भी तो कुछ कम नहीं है, आप भी उनकी खूब प्रशंसा करते हैं। तो राय साहब फिर बड़े दार्शनिक अंदाज में आ जाते हैं, कहते हैं कि मेरे लिए तो वो खिलौने जैसी वस्तु हैं, थोड़ा बहुत मनोरंजन हो जाता है उनसे बात करके। मैं तो देश हित में और लोक हित में और समाज हित में काम करना चाहता हूँ। देश प्रेम की भावना तो मुझे उनमें लगती नहीं है, तो मेरे तो किसी काम का नहीं है। और वैसे भी मैं इतना बिजी हूँ, इतना व्यस्त हूँ कि मालती और ऐसी किसी भी मिस मालती क्या किसी भी मिस के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो ये तो मतलब एक आप समझ रहे हो ना कि बिचिंग अबाउट अ वुमन हु इज नॉट देयर अराउंड। जब यही लोग सामने होते हैं तो कितने पलक पामरे और मिस मालती है और मिस मालती वो, लेकिन जब वो नहीं है तो दोनों पुरुष जो है मिलकर के ये बात कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, कोई बहुत ज्यादा उनके लिए वो नहीं, वो तो एक व्यक्ति जो है उन्हें समझना चाह रहा है और दूसरा जो है वो थोड़ा बहुत आनंद विलास यानी एंटरटेनमेंट हो जाता है अगर मिस मालती महफिल में रहती हैं। साइकोलॉजी ऑफ मैन। आगे जो है वो अंत हमने किया था कि मिस्टर खन्ना को एक व्यक्ति मिल जाता है और दोनों लोगों को, खन्ना को और राय साहब को, जो जड़ी बूटियां एक टोकरे में देहाती व्यक्ति बेच रहा है और कुछ जिसमें उसमें ककरौंदे और मकोए और इस तरीके की चीजें बेच रहा है। मुझे पढ़ के 2-3 नाम तो जाने पहचाने लगे थे। हाँ,
उसने मकोए, कंघी, सहेदिया, धतूरे के बीज, मदार के फूल, करजे, घुंची, ये उन्होंने जिक्र किया। तो बेच रहा था तो खन्ना जी उसको रोक लेते हैं और 1 रुपए में उससे कुछ चीजें खरीद लेते हैं। 1 रुपया 1936 में बहुत ज्यादा उसकी कीमत रही होगी। इकोनॉमिक्स मुझे बहुत ज्यादा, स्टैटिस्टिकली आई एम नॉट करेक्ट, तो मैं एकदम बता नहीं सकती कि क्या मुद्रा रही होगी, लेकिन काफी ज्यादा रही होगी 1936 में। तो राय साहब चकित हो जाते हैं कि मतलब तुमने इतना महंगा, और ये भी दिखाया कि वो व्यक्ति जो है बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतनी मुद्रा में उसका सामान चला जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी अंत जो है वो बड़ा रोचक पंक्तियों से होता है कि राय साहब पूछते हैं कि तुमको इन सब के बारे में जानकारी है क्या? तो खन्ना मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं कीमियागर हूँ, मतलब मैं एक्सपर्ट हूँ जड़ी बूटियों का। और फिर वो धीरे से सूत्र बताते कान में कि एक्चुअली क्या है कि मेरे यहाँ बड़े तगड़े आसामी आते हैं, बड़े रिच मैन उनसे मिलते हैं, और कुछ लोग इतने ज्यादा क्रेजी होते हैं इन जड़ी बूटियों के लिए, इतने ज्यादा वो होते हैं बेचैन और उत्सुक कि वो किसी भी कीमत पर ये खरीद लेते हैं और मतलब उनका काम निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात है जो अंडरलाइन की कि मतलब एक तो पैसे से खरीदते हैं, जो उन्होंने 1 रुपए में इतनी सारी चीजें की, एक चीज खन्ना जी बेचेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट एक बिजनेसमैन के तौर पे। और दूसरी बात कि वो रेडी हो जाते हैं कि इतनी दुर्लभ जड़ी बूटी उन्हें खन्ना जी ने दे दी। बिल्कुल आप देख रहे हैं। एक खास चीज और कि खन्ना जी इसी बीच में पासा फेंक देते हैं कि उनके शुगर मिल के शेयर्स बिक रहे हैं, तो वो राय साहब ले लें। राय साहब पानी पे नहीं चढ़ते हैं और मना करते हैं कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो वो कहते हैं कि मेरी कंपनी के इंश्योरेंस ही ले लीजिए। मतलब यहाँ जो बातचीत चल रही है वो पूरी बिजनेस के केंद्रित है। खन्ना जी उन्हें कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, राय साहब तो नहीं उसके आड़े आ रहे हैं। 19वें अध्याय में क्या कुछ होता है, चलिए सुनते हैं। राय साहब ने कुतूहल से पूछा, मगर इन बूटियों के गुण आपको कैसे याद रहेंगे? खन्ना ने कहा मारा, आप भी ना राय साहब बड़े मजे की बातें करते हैं। जिस बूटी में जो गुण है चाहे बता दीजिए, मैंने झूठ बता दीजिए। वह आपकी लियाकत पर मुनसहर है। सेहत तो रुपए में 8 आने विश्वास से होती है। आप जो इन बड़े बड़े अफसरों को देखते हैं और इन लंबी पूंछ वाले विद्वानों को और इन रईसों को, ये सब अंधविश्वासी होते हैं। मैं तो एक वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर को जानता हूँ जो ककरोंदे का नाम भी नहीं जानते। इन विद्वानों का मजाक तो हमारे स्वामी जी खूब उड़ाते हैं। आपको तो कभी उनके दर्शन न हुए होंगे। अब कि आप आएंगे तो मैं मिलवाऊंगा। जब मेरे बगीचे में ठहरे हैं, रात दिन लोगों का तांता लगा रहता है। माया तो उन्हें छू भी नहीं गई, केवल एक बार दूध पीते हैं। ऐसा विद्वान महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। न जाने कितने वर्ष हिमालय पर तप करते रहे, पूरे सिद्ध पुरुष हैं। आपको देखते ही आपका भूत भविष्य सब कह सुनाएंगे। ऐसे प्रसन्न मुख हैं कि देखते ही मन खिल उठता है। ताजुब तो यह है कि खुद इतने बड़े महात्मा हैं, मगर सन्यास और त्याग, मंदिर और मठ, संप्रदाय और पंथ, इन सबको ढोंग कहते हैं, पाखंड कहते हैं। रूढ़ियों के बंधन को तोड़ो और मनुष्य बनो। देवता बनने का ख्याल छोड़ दो, देवता बनकर तुम मनुष्य नहीं रह पाओगे। राय साहब के मन में शंका हुई। महात्माओं में तो उन्हें भी विश्वास था, जो प्रभुता वालों में आमतौर पर होता है। देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही है। मुझे याद आ गया कि मतलब जब से मैंने होश संभाला है, सत्ता पक्ष में मतलब पावर कॉरिडोर्स में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कोई एक संत महात्मा जो है हमेशा बहुत प्रोमिनेंट रहता है। हालांकि आज के दौर में इन सब पे कुछ कहना ठीक नहीं है, तो मैं आगे पढ़ती हूँ। महात्माओं में उन्हें विश्वास था, जो प्रभुता वालों में आमतौर पर होता है। दुखी प्राणी को आत्मचिंतन में जो शांति मिलती है, उसके लिए वे लालायित रहते थे। जब आर्थिक कठिनाइयों से निराश हो जाते, मन में आता संसार से मुंह मोड़कर एकांत में जा बैठे और मोक्ष की चिंता करें। संसार के बंधनों को वे भी साधारण मनुष्यों की भांति आत्मोन्नति के मार्ग की बाधाएं समझते थे और इनसे दूर हो जाना चाहते थे। उनके जीवन का भी यही आदर्श था। लेकिन संन्यास और त्याग के बिना बंधनों को तोड़ने का और क्या उपाय है? लेकिन जब संन्यास को ढोंग कहते हैं तो खुद क्यों संन्यास लिया? उन्होंने संन्यास कब लिया? साहब, वो तो कहते हैं कि आदमी को अंत तक काम करते रहना चाहिए। विचार स्वातंत्र उनके उपदेशों का तत्व है। विचार स्वातंत्र मतलब विचारों की स्वतंत्रता। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। विचार स्वातंत्र से क्या मतलब है? समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आता। अब की आए जब अब की बार आएंगे तो मैं आपसे मिलवाऊंगा और आप बातें करिएगा। वे प्रेम को जीवन का सत्य कहते हैं। इसकी इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है। मिस मालती को उनसे मिलाया है या नहीं? फिर आ गई मिस मालती। आप भी दिल लगी करते हैं। मालती को भला इनसे क्या मिला था? वाक्य पूरा न हुआ था कि सामने झाड़ी में सरसराहट की आवाज सुनकर चौंक पड़े। प्राण रक्षा की प्रेरणा से राय साहब के पीछे आ गए।
झाड़ी में से एक तेंदुआ निकला और मंद गति से सामने की ओर चला। राय साहब ने बंदूक उठाई और निशाना बांधना चाहते थे कि खन्ना ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, खामखा उसे छेड़ रहे हैं, कहीं लौट पड़ा तो? लौट क्या पड़ेगा, वहीं ढेर हो जाएगा। तो मुझे उस टीले पर चढ़ जाने दीजिए, मैं शिकार का ऐसा शौकीन नहीं हूं। तब क्या शिकार खेलते हैं आप, शामत है और क्या है। राय साहब ने बंदूक नीचे कर ली। एक अच्छा शिकार निकल गया, ऐसे अवसर कम ही मिलते हैं। मैं तो अब यहाँ नहीं ठहर सकता, खतरनाक जगह है। खन्ना जी घबरा गए हैं। एक आध शिकार तो मार लेने दीजिए, खाली हाथ लौटते हुए शर्म आएगी। आप मुझे कृपा करके कार के पास पहुंचा दीजिए, फिर चाहे तेंदुआ का शिकार करें या चीते का। आप बड़े डरपोक हैं मिस्टर खन्ना। अरे व्यर्थ में अपनी जान खतरे में डालना कोई बहादुरी नहीं है। अच्छा तो आप खुशी से लौट सकते हैं, अकेला, रास्ता बिल्कुल साफ है। जी नहीं, आपको मेरे साथ चलना होगा। राय साहब ने बहुत समझाया मगर खन्ना ने एक नहीं मानी। मारे भय के उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उस वक्त अगर झाड़ी में से एक गिलहरी भी निकल आती तो वो चीख मारकर गिर पड़ते। बोटी बोटी कांप रही थी, पसीने से तर हो गए थे। राय साहब को लाचार होकर उनके साथ लौटना पड़ा। जब दोनों आदमी बड़ी दूर निकल आए तो खन्ना के होश ठिकाने तब खन्ना के होश ठिकाने आए। बोले, खतरे से नहीं डरता, लेकिन खतरे के मुंह में उंगली डालना हिमाकत है। मैं शिकार खेलना उस जमाने का संस्कार समझता हूं जब आदमी पशु था। तब से संस्कृति बहुत आगे बढ़ गई है। मैं मिस मालती से आपकी कलई खोलूंगा। मैं अहिंसावादी होना लज्जा की बात नहीं समझता। अच्छा तो ये आपका अहिंसावाद था, शाबाश। खन्ना ने गर्व से कहा, जी हाँ, मेरा अहिंसावाद था। आप बुद्ध और शंकर के नाम पर गर्व करते हैं और पशुओं की हत्या करते हैं। लज्जा तो आपको आनी चाहिए। कुछ दूर फिर दोनों चुपचाप चलते रहे। तब खन्ना बोले, तो आप कब तक आएंगे? मैं चाहता हूं आप पॉलिसी फॉर्म आज ही भर दें और शक्कर के हिस्सों का भी। मेरे पास दोनों फॉर्म मौजूद हैं। राय साहब ने कहा, मुझे जरा सोच लेने दीजिए। इसमें सोचने की क्या जरूरत है। यहाँ पे मैं 19वां अध्याय खत्म कर रही हूँ क्योंकि 20वां अध्याय मैं चाहती हूँ कि वो लंबा है थोड़ा, तो उसी तारतम्यता में मैं पूरा कर दूं। उसके टुकड़े मैं करना नहीं चाहती, इसलिए 18वां अध्याय आज मैं नहीं 19वां अध्याय आज मैं खत्म कर रही हूँ। 20वें अध्याय के लिए अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए तब तक रचना यदुवंशी के साथ, गोदान के साथ और प्रेमचंद जी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।